हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक होता है ना, विषय अर्थशास्त्र, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10th के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा पार्ट है? तो ये 6वां पार्ट है। आप लोग इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट बन गया है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 1 होते हैं, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 2 होते हैं, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 5 होते हैं और चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि 4 होता है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो यह होते हैं 5। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1981 में, दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में, चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 1991 में। और दोस्तों एक होता है जैसे कि रूस जो है ना, रसिया का विघटन कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1991 में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोवियत संघ रूस था ना उस समय, तो उस समय उसका विघटन हुआ था 1991 में ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है निजीकरण, तीसरा ऑप्शन है वैश्वीकरण, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी को सम्मिलित किया गया, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया नई आर्थिक नीति में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है तो यही बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, तो सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। दूसरा नंबर ऑप्शन है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विदेशी पूंजियों का एवं विनियोग पर रोक, मतलब विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक लगाना, तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण या सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है जो, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है IMF बैंक, तीसरा ऑप्शन है UNO, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व बैंक हो जाएगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो इसका पहला ऑप्शन है जुलाई 1980 में, दूसरा है जुलाई 1985 में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1991 में, चौथा ऑप्शन है जुलाई 2001 में। तो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो यह अपनाई गई थी जुलाई 1991 में। तो 91 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण और चौथा ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग कौन सा है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1990, दूसरा में दिया गया है 1995, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है 2001 और चौथा ऑप्शन में दिया गया है 2005। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी, 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, दूसरा है विपणन प्रणाली में सुधार, तीसरा ऑप्शन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास और चौथा ऑप्शन है बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है नए कारखानों की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर्स है, कोको कोला है, तीसरा है सैमसंग। तो ये भी तीनों जो है ना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। तो वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है पूंजी का मुक्त प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होता है, पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह होता है। तो यानी कि तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो किसने खरीदा है? तो कोको कोला ने खरीद लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित होता है कि नहीं होता है, यही बताना है। तो पहला ऑप्शन में कि होता है, दूसरा है नहीं होता है, तीसरा है लाभ संदेहात्मक है और चौथा ऑप्शन है हानि में रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नहीं होता है। तो वैश्वीकरण से आम आदमी को लाभ नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना होता है? तो जैसे देखिए इसका ऑप्शन देखकर ये क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। तो वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ने का होता है कि जोड़ने का होता है कि ये और भी दोनों होता है? तो वैश्वीकरण का अभिप्राय होता है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ने का होता है, इसका यही अर्थ होता है। 17 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? तो हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? इसका पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया? तो किस अर्थशास्त्री ने समर्थन किया? तो पहला ऑप्शन है मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पिगू ने और चौथा ऑप्शन दिया गया है रॉबिन्स ने। तो किसने इसका समर्थन किया है? तो किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। तो इसका एडम स्मिथ सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है नोकिया, दूसरा ऑप्शन है डाबर, तीसरा है सैमसंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है, देश का कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? तो मूलभूत सुविधाओं से कितना प्रतिशत जनसंख्या वंचित है? पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा है 85%, तीसरा है 70% और चौथा है 75% है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देश के कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? तो 85% जनसंख्या जो है ना इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 20 नंबर हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।